जय हिंद दोस्तों। मार्को रूबियो कोलकाता लैंड हो गए, वहां मिशनरीज से मिले और फिर वो दिल्ली पहुंच गए और वहां पे उन्होंने डिनर होस्ट किया और बहुत सारे उन्होंने सिग्नलिंग की वहां पे। और इन सब के बीच में कंगलुओं को आज बहुत ज्यादा डेयरिंग हो गया। आज उन्होंने यूपी और बिहार का पानी मांगा है, डिमांड किया है भारत से। जी हां, उत्तराखंड का पानी मांगा है। पूरा जो गंगा का जो सोर्स है वहां से उनको अब पानी का शहर चाहिए। जी हां, एक डेलीगेशन आई हुई है बांग्लादेश से और आज ये सारे चीजें हुए, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन इंडियन आर्मी के चीफ मिले हैं भारत के जो नए हाई कमिश्नर है बांग्लादेश के, उनके साथ। और वहां पे इस समय एक मिलिट्री सिग्नलिंग भी की जा रही है भारत के तरफ से। और इन सब के बीच में ईरान वॉर की वजह से तीसरी बार फ्यूल के प्राइसेस आज बढ़ चुके हैं और पाकिस्तान का आसिम मुनीर जो है वो ईरान के अंदर है इस समय और IRGC के कमांडर्स से मिल रहा है। और चाइना के अंदर शहबाज शरीफ आज लैंड हो चुका है। तो यहां पाकिस्तान, ईरान, चाइना क्या कर रहे हैं। और इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बेटे की शादी पे जाना कैंसिल कर दिया और कहा कि जी मैं अभी वॉशिंगटन में हूं, वॉर को रेज्यूम भी कर सकता हूं। ऐसी बातें इस समय चल रही हैं वॉशिंगटन के अंदर। और ये उस टाइम पे होता है जब मार्को रूबियो भारत के अंदर बोलते हैं कि जी नहीं जी, वॉर अभी तो किसी भी टाइम पे गुड न्यूज आ सकता है। तो यहां दोनों में से सच क्या है, इस पे भी बात करेंगे आज। और टेररिस्ट जो है अल बद्र का जो कमांडर था जो मारा गया था, वहां पे अब और बहुत सारे जनाजे में टेररिस्ट देखे गए। इस्लामाबाद के अंदर खुलेआम घूम रहे हैं आज पाकिस्तान के अंदर। और अमित शाह जी ने नेपाल के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर 40 kg सैंडलवुड आज भेजा वहां पे। क्या इसका असर होगा नेपाल के ऊपर, इस पे भी बात करेंगे। जैसे ही रशिया और US के लीडर्स चाइना जाके आए, अचानक चाइना ने आज 100 वेसल्स भेज दिए ताइवान के पास। हड़कंप मच चुकी है वहां पे। और रशिया ने अब एक बदले का ऐलान किया है क्योंकि यूक्रेन ने एक हॉस्टल के अंदर गिरा दिया, ड्रोन स्ट्राइक्स कर दिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स मारे गए। भयंकर एस्केलेशन रशिया के फ्रंट पे। ये सारे अपडेट्स हैं और इसके अलावा और बहुत सारे और अपडेट्स लेके आया हूं। इसके लिए लाइक का बटन दबा दीजिए तुरंत और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगले 30 मिनट में दूंगा इकट्ठा आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दो और अपडेटेड रहो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मार्को रूबियो जैसे ही कोलकाता लैंड हुए, उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी में वहां पे उन्होंने मीटिंग्स की। और सेर्गियो गोर जो भारत के एम्बेसडर हैं, जिनको एलोन मस्क ने सांप कहा था, उन्होंने पोस्ट भी किया पिक्चर्स वगैरह। इसको लेके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी आज हो गई सोशल मीडिया के अंदर। और मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि क्रिस स्मिथ US कांग्रेसमैन ने बोल दिया है कि FCRA की अमेंडमेंट जो हो रही है मॉनसून सेशन के अंदर, जहां फॉरेन फंडिंग जो NGOs को होता है उसको और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, उसको लेके रूबियो से मांग की है कि भारत के अंदर रिलीजियस फ्रीडम को प्रिजर्व किया जाए। तो उस कंटेक्स्ट में इस ट्रिप को देखा जा रहा है मिशनरीज ऑफ चैरिटी के अंदर। हालांकि कुछ लोग ये बोल रहे थे कि जी 200 साल पुराना एम्बेसी है कोलकाता के अंदर US का, इसलिए भी है। लेकिन खैर यहाँ पे ये इसके बाद में वो दिल्ली गए और दिल्ली में नागराज नायडू जी जो हैं, जो एडिशनल सेक्रेटरी फॉर अमेरिकाज डिवीजन, उन्होंने रिसीव किया। तो इसको लेके आज बातें हुई कि जी बहुत थोड़ा जूनियर बंदे को भेजा है, तो कहीं ना कहीं उतना ऐसा शो शाइनिंग या बच्चे नाचते हुए या बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, वैसा कोई ग्रैंड वेलकम एज सच यहां नहीं दिया गया था। हालांकि अगर एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हिसाब से जो देना चाहिए प्रोटोकॉल के हिसाब से वही दिया गया है, लेकिन ऐसा कोई स्पेशल प्यार नहीं दिया गया है। फिर दिल्ली में वो मोदी जी से मिले और 1-on-1 मीटिंग भी हुई। इनफैक्ट सब लोग थे इस मीटिंग में। उसमें एक मीटिंग के अंदर अजीत डोवल जी भी थे, जयशंकर जी भी थे, सारे लोग थे। तो और सेर्गियो गोर ने फिर शाम को डिनर में पूरा इंडियन अटायर में थे। उन्होंने कहा कि जी हम लोग क्वाड के बारे में बात किया, पैक्स सिलिका के बारे में हम काम कर रहे हैं भारत के साथ। फिर वहां पे इंडो पैसिफिक को जोर दिया गया। मार्को रूबियो ने इंडो पैसिफिक की बात की वहां पे और एक नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन भी किया US एम्बेसी में। तो ये ऑनगोइंग ट्रिप है, तो कल हम लोग इसको थोड़ा कवर करेंगे और थोड़ा और एनालाइज करेंगे। अब पड़ोसियों पे आते हैं। बांग्लादेश से एक डेलीगेशन आई हुई है, 4 दिन से वो भारत में
थे, कोलकाता में उनकी मीटिंग्स हुई, फराका में गए और उन्होंने पूरा सर्वे किया। नाव में दोनों भारत और बांग्लादेश से 4-4, 5-5 लोग थे और पूरा उन्होंने वहां सर्वे किया, 4 दिन तक किया। जॉइंट रिवर्स कमीशन और भारत के तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और वेस्ट बंगाल इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग थे। अब यहां पे एक बहुत ही अजीब सा डिमांड कर दिया कंगलुओं ने। उन्होंने ये कहा कि अभी जो रिन्यू हो रहा है गंगा का वाटर ट्रीटी जो है दिसंबर में एक्सपायर हो रहा है ना, उसमें पानी जो है उसकी कैलकुलेशन सोर्स से करना चाहिए, मतलब उत्तराखंड से, यूपी बिहार से, और रास्ते में जो स्टेट्स आते हैं झारखंड और जितने भी रास्ते में जो भी इलाके आते हैं उन सब में जो पानी जा रहा है उन सब का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उस हिसाब से बांग्लादेश को पानी दिया जाना चाहिए। मतलब कंगलुओं की अभी इतनी हैसियत हो गई है कि वो उत्तराखंड का पानी चाहिए और यूपी बिहार का पानी चाहिए उन लोगों को। और ऑब्वियस सी बात है ये नेगोशिएशंस चल रही हैं इस समय, इनफैक्ट ये सर्वे फेज चल रहा है, नेगोशिएशंस तो अभी फुल फ्लेज स्टार्ट होंगी। तो सर्वे फेज में ही उन्होंने एक मैक्सिमलिस्ट अप्रोच रखा है नेगोशिएशन के अंदर। देखिए मैं आपको याद दिला दूं, गंगा का जो हमारा ट्रीटी है उसमें 70,000 क्यूसेक्स से कम अगर पानी रहता है तो 50-50 डिवाइड होता है। अगर 70 से 75,000 होता है तो बांग्लादेश को सिर्फ 35,000 गारंटीड है, ठीक है, और बाकी भारत बचता है वो भारत को मिलता है। और कभी अगर 75,000 क्यूसेक से ज्यादा हो गया तो भारत को 40,000 क्यूसेक मिलता है और बांग्लादेश को बैलेंस मिलता है। जी हाँ, तो अब ये 40,000 क्यूसेक तो कभी 30 साल पहले का आंकड़ा था। अब तो यूपी बिहार में इतने इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज आ चुके हैं, उत्तराखंड में भी इतना वाटर यूसेज बढ़ चुका है, बंगाल के अंदर भी बढ़ चुका है। अब वो पुराने जमाने का आंकड़ों से कुछ नहीं होने वाला ना। तो अब बांग्लादेश ने बोला है कि जी अपर बेसिन जो है ना वहां से हमको पानी चाहिए। तो ये अनरीजनेबल डिमांड्स बांग्लादेश की तरफ से आ रहे हैं और ये उस टाइम पे होता है जब बांग्लादेश का जो उनका जो बीएनपी का जो लीडर है ना, प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर, उसने क्या कहा था कि बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस गंगा का जो एग्रीमेंट है उसके रिन्यूअल के बेसिस पे होगा। मतलब अगर गैंजेस वाटर ट्रीटी अगर रिन्यू नहीं हुआ या ऐसे टर्म्स में हुआ जो बांग्लादेशियों को पसंद नहीं है तो भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस खराब हो जाएंगे, वो करेंगे बीएनपी, ऐसा धमकी भी दिया है उन लोगों ने। तो एक तरफ से एक बहुत ही नेगेटिव वे में नेगोशिएट किए जा रहे हैं यहाँ पे। और ऑब्वियस सी बात है ये तो हम तो नहीं देंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसमें बोलने की भी जरूरत नहीं है। आई मीन ममता बनर्जी ने तक नहीं दिया तो शुवेंदु अधिकारी थोड़ी देंगे पानी। तो कंगलों को मिलेगा कुछ नहीं, बट इनकी हैसियत तो देखिए, आप देखिए उनकी हिम्मत तो देखिए ना यहाँ पे। इसमें और बहुत सारी डिस्कशंस हुई है, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ये डेली अपडेट है तो मैं मेन चीज आपको बता रहा हूं। लेकिन भारत ने भी एक कंसर्न रेज किया, ये जो पद्मा बराज वो बना रहे हैं बांग्लादेश ने, हमसे बिना हमें इन्फॉर्म किए बना रहे हैं वो, और उसके वजह से वेस्ट बंगाल के अंदर जो सॉइल है वो उसकी इरोशन हो सकता है। जी हाँ, और कोलकाता का जो हमारा पोर्ट है और जो बाकी के भी जो इलाके हैं वो फ्लड्स भी आ सकता है पद्मा बराज के वजह से बारिश के मौसम में। और हमसे बिना पूछे उन्होंने फाइनलाइज कर दिया, ठीक है, उनसे बिना पूछे हम भी बंद कर देंगे पानी, है ना, क्या उखाड़ लेंगे, पाकिस्तान तक कुछ उखाड़ नहीं पाया। 1 साल से हम चेनाब नदी का पानी बंद कर रहे हैं, कंगलू क्या करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भारत की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं हमारी सरकार कोशिश कर रही है रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए अभी भी, और अगर वो सुधरे नहीं तो उनको सुधारना आता भी है हमें। तो भारत के जो नए हाई कमिश्नर हैं, बांग्लादेश के जो पॉलिटिशियन है, टीएमसी के नेता हैं, आजकल बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको उस टाइम उस रीजन का एक्सपीरियंस है कंगलों से डील करने का। हालांकि वो किस तरह का है वो हमें पता नहीं। तो वो जाके इंडियन आर्मी के चीफ के साथ मिले आज। अब माना जा रहा है इस मीटिंग के अंदर ये डिस्कशंस हुई कि इंडियन आर्मी को चाहिए क्या बांग्लादेश के सरकार से, बांग्लादेश के आर्मी से, ताकि वो वहां जब बांग्लादेश जाएंगे तो वहां से वो चीजें ले ले। राइट, मैसेज क्या पहुंचाना चाहता है इंडियन आर्मी बांग्लादेश के सरकार को। इस समय नॉर्थ ईस्ट के काफी इंसर्जेंट ग्रुप्स वापस रिग्रुप हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिपोर्ट किया है इस समय। तो ये सारी बातें इन डेप्थ डिटेल हुई और बांग्लादेश को अभी कहीं ना कहीं ये मीटिंग की वजह से हमें ये दिख रहा है कि जो हाई कमिश्नर है वो बीएसएफ के लीडर से नहीं मिले, मतलब उन्होंने अलग से मीटिंग्स की हैं, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर जो है वो बीएसएफ संभालता है ना, और बीएसएफ होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट
रिपोर्ट करती है। तो ये जाके इंडियन आर्मी से मिले, इसका मतलब अभी मैटर जो है थोड़ा सीरियस हो रहा है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ पे कुछ ऐसी वैसी वाली कोई चीज है कि कोई इमीडिएट फ्रिक्शन, लेकिन पॉइंट यहाँ ये है कि अब बात उस लेवल पे पहुंच चुकी है, क्योंकि जो स्टेप्स इस समय हम ले रहे हैं, स्मार्ट फेंसिंग कर रहे हैं। कल मैंने डिस्कस किया था कि स्मार्ट फेंसिंग लग रहा है वहां पे, और फिर जो पुशिन्स होने वाले हैं, बड़े स्केल पे होने वाले पुशिन्स। आपको क्या लग रहा है 10-50 लोगों का नहीं, बड़े स्केल में होगा। पुलिस को आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दिया गया है वेस्ट बंगाल के अंदर कंगलों को, फिर उनको बीएसएफ को हैंड ओवर करेंगे। तो ऑलरेडी फेंसिंग और फ्रिक्शंस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, वीडियोस आ रहे हैं बीएसएफ और बीजीबी के बीच में। और ट्रेडिशनली बांग्लादेश आर्मी के साथ हमारे रिलेशन अच्छे रहे, ऐसा नहीं है कि कोई उस लेवल का प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ सिग्नलिंग हो रहा है। देखिए भारत के अंदर अब एक और अपडेट देता हूं कि जी तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े हैं। ठीक है, पहली बार तो काफी बड़ा अमाउंट था, फिर 90 पैसे बढ़े हैं, आज 1 रुपया बढ़ा है। इनफैक्ट सीएनजी के भी भाव बढ़े हैं। ये बढ़ेगा, ये अभी और बढ़ेगा, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट रुकते हुए नहीं दिख रहा है। क्योंकि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो है आर्म्ड फोर्सेस का, वो इस समय ईरान के अंदर पहुंच चुका है। और ये खालिबफ जो है उनका पार्लियामेंट का स्पीकर है, उससे भी मिला, अरगची से मिला, और पूरा आज हंसी मजाक का माहौल था, जैसे कि एक होम कमिंग होता है ना, वैसा इनका बॉडी लैंग्वेज था आसिम मुनीर और इन लोगों का। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आईआरजीसी के जो, और इनफैक्ट माना जा रहा है वहीदी से भी मिला जो आईआरजीसी का चीफ है। तो कहीं ना कहीं हमें ये दिखाता है कि ये जो आईएसआई का हेड था आसिम मुनीर, तो उस टाइम से इसके रिलेशंस हैं आईआरजीसी के साथ। इनफैक्ट आज इन्होंने ये भी कहा, एक स्टेटमेंट भी दिया खालिबफ ने दिया कि मिलिट्री मैन जो हैं उनको सबसे ज्यादा पीस का वैल्यू पता होता है, और आसिम मुनीर मिलिट्री मैन है, हम भी आईआरजीसी से में रह चुके हैं, हमको पता है पीस कितना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर आप बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा लगता है कि इनका आपस में क्या यहाँ पे इनकी सेटिंग हो चुकी है, क्योंकि ट्रंप को तो कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है ऐसा लग रहा है इस समय। उसने अपने बेटे की शादी पे वो जाने वाला था, कैंसिल कर दिया, वो नहीं जा रहा है। इनफैक्ट वो न्यूयॉर्क जाने वाला था एक एड्रेस के लिए, वो भी उसने कैंसिल कर दिया, वॉशिंगटन के अंदर बैठा हुआ है, और उसके टॉप एडवाइजर्स के साथ वो मीटिंग कर रहा है, पीट हेग्सेथ और सारे सीनियर कमांडर्स के साथ वो इस समय मीटिंग कर रहा है। और उसको उन्होंने तो ये पूरे ऑप्शंस दे दिए कि जी अगर मिलिट्री वापस हमला करना पड़ेगा अभी। और ट्रंप कहीं ना कहीं थोड़ा होप्स खो चुका है ऐसा लग रहा है, ऑल्दो पब्लिकली वो कुछ भी बोले, क्योंकि आप तो जानते ही हो वो मुंहफट है, कुछ भी बोल सकता है और कुछ भी बोल देता है। और ट्रंप एक ऐसा इंसान है, वो कभी बताएगा भी नहीं, मतलब किसी को भी ऑब्वियसली, कि उसको अगर लगता भी है कि वो उसका कट चुका है, उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है आसिम मुनीर और इन लोगों के द्वारा, तो कभी वो ऑब्वियसली खुल के कभी बताने भी नहीं वाला। और यूजुअली ये स्ट्रॉन्ग मैन टाइप लीडर्स होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं, हारने के बाद वो और ज्यादा जीत दिखाते हैं। अब आसिम मुनीर है, उसको पूरा 20 मिनट में उसके फोर्सेस को ध्वस्त करने के बाद जो जिल्लत उसको उठानी पड़ी, तो तुरंत उसने खुद को प्रमोट कर लिया ना एक मिराज बनाने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग मैन लोग नहीं बताने वाले। तो यहाँ पे ट्रंप जो है हार रहा है ये वॉर। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो रॉयटर्स और वेस्टर्न मीडिया बोल रहा है। 3 months इन ट्रंप लूजिंग द ईरान वॉर, ये हेडलाइंस है रॉयटर्स के अंदर। इस आर्टिकल में इनफैक्ट उन्होंने ये लिखा है कि ये तो ट्रंप ने तो बोला था ये तो बहुत छोटा वॉर होने वाला है, अब तो 3 महीने हो गए, इसका कोई एंड नहीं है। और अब चाहे आगे कुछ भी हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले जैसा कभी नहीं होने वाला, ईरान ने तो बोल दिया है। तो यहाँ पे ट्रंप ने पूरा मिडिल ईस्ट को बर्बाद करके रख दिया है। और अगेन ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो मीडिया सभी लोग मीडिया के अंदर ये बातें इस समय उठ रही हैं अमेरिका के अंदर। और दूसरे तरफ मार्को रूबियो जो है दिल्ली के अंदर बोल रहे हैं कि जी गुड न्यूज आ सकता है ईरान से। तो कहीं ना कहीं देख के ऐसा लग रहा है कि मार्को रूबियो जो है वो बोल रहे हैं जो उनको बोला गया है बोलने के लिए, कि होप दिखाओ, बोलते रहो। लेकिन वहां वॉशिंगटन में तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। जैसे मैंने कहा, वहां पे तो अंदर की खबरें, एक्सियोस जो एकदम व्हाइट हाउस के अंदर की खबरें निकालता है, बरक रेविड जर्नलिस्ट जो है, उसने भी ये कहा है कि अभी ट्रंप ने पूरा होप्स छोड़ दिया है। तो यहाँ भारत को भी, हमें भी तैयार होना चाहिए, इसलिए मोदी जी ने कहा है। इनफैक्ट इसलिए भी मोदी जी भी मीटिंग्स कर रहे हैं इस समय, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। लेकिन शॉकिंग बात तो ये भी नहीं है, हर रोज नया कांड होता है डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में। आज एक और रिपोर्ट, आज तो वैसे ये आज का रिपोर्ट नहीं है, पहले का रिपोर्ट है, लेकिन मैं आपको ये इसलिए आज शेयर कर रहा हूं कि आज इसके बारे में सोशल मीडिया में ज्यादा ये बातें हो रही है कि ट्रंप का जो क्रिप्टो वेंचर है, जो उसका दामाद चलाता है, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो उसका दोस्त, अब वो जो उसके जो इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग ईरान के जो क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सचेंज है नोबिटेक्स नाम का, उसको पावर कर रहे हैं। जी हां, अब ये तो आप क्या ही बोलेंगे, अब $2.3 बिलियन का प्रोसेसिंग कर चुका है ईरान पिछले 2 सालों में। ट्रॉन और बीएनबी चेन, ब्लॉकचेन से
और इनको ओन करते हैं सुन और जाओ। और सुन और जाओ तो बाइनेंस चलाता है, वो तो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में इन्वेस्टर्स हैं। तो एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक तरफ यहाँ लड़ने की बात कर रहा है और दूसरे तरफ तो आप सोचे इस समय, ये कोई मजे की बात तो नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण बात है दुनिया के विश्व के लिए कि आसिम मुनीर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ उसका एसोसिएशन है, क्रिप्टो करेंसी का डील पाकिस्तान से करा है। और ईरान खालिबफ के लोग जो उनका क्रिप्टो में अभी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं वो भी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से कनेक्टेड है। तो ये है अमेरिका का गेम प्लान। और आप लोग में से बहुत लोग जो स्केप्टिकल हैं आसिम मुनीर का अमेरिका के साथ रिलेशंस देख के, वो बोलते हैं कि इनफैक्ट मैं कमेंट्स पे भी देख रहा था मार्को रूबियो के वीडियोस और फोटोज पे कि आसिम मुनीर का पोस्ट किया जा रहा है कि पहले इसके साथ रिश्ते बंद कर दो। वेल, मैं आपको ये बताऊं, अमेरिकन ऐसे हैं ना, वो एक सेकंड नहीं सोचेंगे आसिम मुनीर को डंप करने के लिए। और वो सेम बात वैसे भारत के साथ भी है। पॉइंट यहाँ ये है कि एक्सकैलिबर एम्यूनिशन जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया था वो कौन सा देश सप्लाई कर रहा था? टेरर कैंप्स में जो हमने गोले फेंके थे वो कौन सा देश सप्लाई कर रहा था बताइए? अमेरिका। तो अमेरिकन जो है वो दोनों साइड खेलते हैं। अब आप सोचिए नेतान्याहू को कैसे लग रहा होगा इस समय। कल मैंने आपको बताया था कि वहां रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि झगड़ा हो गया नेतान्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। जब इजरायली ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो जाहिल जिहादी हैं पाकिस्तान के अंदर, जो लोग इजराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं करते, वो लोग इजराइल के बिहाफ में नेगोशिएट कर रहे हैं। और जब आसिम मुनीर ईरान में है, शाहबाज शरीफ चाइना में है, जो क्लर्क जो है ना पाकिस्तान का, पीएम बोलते हैं वहां पे, तो वो ह्वांगजू में लैंड हो गया। वहां पे अब खबरें आ रही है कि जी जिनपिंग से मिल सकता है। देखो यहाँ पे सीपेक की बातें होंगी, ऑलरेडी $65 बिलियन डूब चुका है। ये सारी चीजें हमें भी पता है, हमने बहुत बार डिस्कस किया है। लेकिन पॉइंट यहाँ ये है कि ईरान में चाइना यहाँ पे ईरान को बैक करता है। पाकिस्तान चाइना का स्ट्रॉन्ग एलाई है। कहीं ना कहीं चाइना यहाँ पे ईरान का बिहाइंड द सीन्स यहाँ पे पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। चाइना ईरान को वेपन्स भी सप्लाई कर रहा है, ये भी हमने डिस्कस किया था। रशिया भी वैसे कैस्पियन सी से सप्लाई लाइन दे रहा है ईरान को। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाइना ईरान एक्सिस एक्टिव है। कतर सऊदी अरेबिया के साथ सेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे तरफ मार्को रूबियो बोल रहे हैं कि आसिम मुनीर इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। तो आई डोंट नो किसके लिए फैंटास्टिक जॉब कर रहे हैं। क्या आसिम मुनीर ईरान के लिए फैंटास्टिक जॉब कर रहा है या अमेरिका के लिए कर रहा है? ये जो मार्को रूबियो है, ये लोग जो बोलते हैं, ये वो बोलते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप सुनना चाहता है। और शाहबाज शरीफ वहां गया है कटोरा लेके, तो कुछ तो लेके आएगा ना, चवन्नी अठन्नी तो लेके आएगा ना, 500 मिलियन 1 बिलियन कुछ तो लोन वगैरह कुछ तो लेके आएगा। वैसे चीनी आजकल देते नहीं है, चीनी बोलते हैं जाके IMF के पैर पड़ लो, वहां से ले लो। इनफैक्ट चीनियों ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ सेटिंग करके उनको चिपका दिया पाकिस्तानियों को कि जाओ वहां से पैसे ले लो। देखिए आज एक और खबर आई है कि ये जो कमांडर हमजा बुरहान मरा था, जिसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था, जिसको गोली पुलवामा का वन ऑफ द मास्टरमाइंड था। हालांकि बहुत लोग बोलते हैं वो अकेला नहीं था, वन ऑफ द मास्टरमाइंड था। इससे रिलेटेड आज कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पे पूरा उसका जनाजा जा रहा था। 100 टेररिस्ट आए वहां पे और ISI के लोग भी थे वहां पे। इनफैक्ट बहुत लोग बंदूक वगैरह भी लेके उसके जनाजे में गए वहां पे इस्लामाबाद के अंदर। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि कहीं कोई दूर दराज के जंगल के अंदर। ये सारे डेसिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। ठीक है, और हिजबुल मुजाहिदीन का जो चीफ है सैयद सलाउद्दीन, वो भी वहां था हमजा बुरहान के इस पे। अब देखिए इसमें मेरे को कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला है, मैं आपको बता देता हूं। ये जो अटैक हुआ इसके ऊपर, ये दरअसल क्या हुआ, यहाँ पे वो एक स्कूल में देखिए वो एक स्कूल में गया मीटिंग के लिए। वहां पे स्कूल के बहाने से वहां पे टेररिस्ट ऑपरेशंस होते हैं। तो वो स्कूल में जाने के बाद 2 अननोन लोग आए, उनके साथ मीटिंग करने के लिए वो बाहर आया। और जब वो बाहर आया तब वो उसके जो 2 ISI सप्लाइड गार्ड्स थे बंदूक लेके, वो उसके साथ नहीं थे, वो लोग अंदर ही बैठे थे। तो वो एक मोमेंट देखा और अचानक वहां अननोन गनमैन आ गया और उन्होंने उड़ा दिया, उसको गोली मार दिया। और फिर पाकिस्तान का आर्मी का एक हेलीकॉप्टर आया और वो हेलीकॉप्टर में उसको आर्मी के हॉस्पिटल लेके गए कि उसकी जान बचाया जाए। और उस टाइम पे मीडिया रिपोर्ट्स कुछ ये भी आ रहे थे, मैंने भी बोला था कि वो शायद जिंदा है, सीरियस कंडीशन में है, लेकिन फिर वो पाकिस्तान आर्मी भी नहीं बचा पाई उसको। तो ये पूरा जो कांड हुआ, फिर एक बंदा अरेस्ट भी हुआ है इसमें। और वो जो बंदा अरेस्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, मतलब वो एक हिटमैन है। तो जब उसको पकड़ा गया ISI, मतलब ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है, अगर ये ISI का फॉल्स फ्लैग नहीं है तो मीडिया रिपोर्ट्स में वहां ये आ रही है कि वो हिटमैन ने बोला मुझे तो कुछ पता नहीं, मुझे तो किसी ने पैसे देने की का वादा किया, मैंने तो बस
बस जाके अपना काम कर दिया। उसके जनाजे में ये सारे टेररिस्ट घूम रहे हैं वहां पे। तो जैसा मैंने आपको कल कहा, आईएसआई का खुद का भी क्लियरेंस ऑपरेशन हो सकता है या धुरंधर भी हो सकते हैं, यू नेवर नो। और बीबीसी जो है उन्होंने अपने अखबार में लिखा कि ये एक कॉलेज प्रोफेसर था। जी हाँ, बीबीसी में ऐसा हमजा बुरन को लिखा है उन्होंने। एक पुलवामा टेरर अटैक में हमारे 40 जवानों को जिसने शहीद किया, ठीक है, एक जाहिल 2% का जिहादी है। AK-47 में उसके फ्यूनरल्स चल रहे हैं और बीबीसी हिंदी का वेबसाइट बोलता है कि एक कॉलेज का प्रोफेसर है, ऐसा डिस्क्रिप्शन ऑफर कर रहा है। क्या इनको बैन नहीं करना चाहिए? आई थिंक कुछ ज्यादा ही प्रेस फ्रीडम है हमारे देश के अंदर। जो लोग ये बोलते हैं कि प्रेस फ्रीडम नहीं है, वो आई थिंक वो रॉन्ग है, वो दे आर रॉन्ग। इससे ज्यादा फ्रीडम क्या चाहिए? एक टेररिस्ट को आप कॉलेज के प्रिंसिपल बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए। और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बोलते हैं कि अदानी और अंबानी को मीडिया हाउस से बैन कर देना चाहिए, जो अगेन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अब वो ये नहीं बोलते कि कभी बीबीसी को बैन करना चाहिए जो एक टेररिस्ट को कॉलेज प्रोफेसर बोलते हैं। नहीं जी, वो कभी भी बीबीसी, CNN इनको कभी बैन नहीं करेंगे, चाहे वो भारत के बारे में कितनी गंदी गंदी बातें ना लिखें। और आज भारत ने नेपाल के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश की। अभी क्या कोशिश की? अमित शाह जी ने पशुपतिनाथ मंदिर में 40 kg सैंडलवुड भेजा, बहुत ही रेयर सैंडलवुड भेजा, और वहां पे वो रिसीव भी हुआ पशुपतिनाथ जी के मंदिर में। तो कहीं ना कहीं भारत की तरफ से एक क्या बोलते हैं, हम एड वगैरह देते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। और अमित शाह जी ने ये भेजा, आपको नोट करने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं नेपाल को होम मिनिस्ट्री हैंडल कर रहा है एक तरफ से देखा जाएगा। तो मैं, आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि वहां पे नेपाल के साथ जो बॉर्डर में पोरस बॉर्डर है, लोग आते जाते रहते हैं, तो एक पीपल्स टू पीपल कांटेक्ट बहुत स्ट्रांग है। दोनों ही ऑब्वियसली हिंदू मेजोरिटी कंट्रीज हैं और एक अलग लेवल का बॉन्ड है। तो वो बॉन्ड को एस्टेब्लिश करने के लिए अमित शाह जी ने भेजा। अब ये फॉरेन मिनिस्ट्री के हाथों भी तो भिजवाया जा सकता था ना। तो आप यहाँ पे जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग को देखिए, बलेन शाह को। तो कहीं ना कहीं नेपाली भाई बहनों को याद दिला रहे हैं कि भाई याद है ना, हम लोग कौन है, हम लोग एक हैं। और ये पाकिस्तान के चक्कर में मत पड़ो, CIA वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, चाइना के चक्कर में मत पड़ो, साथ में रहो, अच्छे से रहेंगे। देखते हैं कितना समझ में आता है बलेन शाह को। दोस्तों, इस बात पे लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपडेटेड रहिए। अब जैसे ही चाइना को थोड़ा इतना भाव मिल रहा है, ट्रंप वहां गया, ठीक है, फिर उसके बाद में पुतिन गया, ठीक है, अब कोटोरा लेके भिखारी भी वहां पहुंच रहे हैं, ठीक है, और फिर ब्रिक्स समिट के अंदर इस बार उसने वैंग यी को तो भेजा नहीं क्योंकि उसको वहां रहना था। थोड़ा वो जियोपॉलिटिकल उसको थोड़ा भाव मिलने लगा है, तो अचानक उसने ताइवान के पास 100 वेसल्स भेज दिए चाइना ने। और ताइवान की मिनिस्ट्री ने कंप्लेन भी कर दिया कि अचानक 100 वेसल्स भेजने की क्या जरूरत थी और मैसेजिंग क्या था। समिट जैसे ही खत्म हुआ 100 वेसल्स भेज दिए। तो ये ताइवान को एक मैसेज था। और मैसेज क्या दिया जा रहा है ताइवान को? ट्रंप ने बोल दिया मैं हथियार का नया डील नहीं करूंगा। ट्रंप ने बोला नई डिलीवरीज में रोक दूंगा ताइवान के लिए, क्योंकि मुझे ईरान वॉर के लिए चाहिए। और आज उसमें एक रिबटल किया है, वैसे न्यूज में आया है कि नहीं जी, ताइवान से उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा खुद का कुछ पॉलिसी इशू चल रहा है कि हम हथियार कम करेंगे ताइवान को, ठीक है। और जब ताइवान की रक्षा करने की बात आई तो ट्रंप ने खुल के तो बोला नहीं कि जी मैं रक्षा करूंगा। तो यहाँ चाइना अपना दांत दिखा रहा है चाइना को, ताइवान को। और अब रशिया और यूक्रेन में भयंकर एस्केलेशन। पुतिन ने अब ठान लिया है कि बोल दिया है कि मैं रिटेलिएट करूंगा और इसका बदला लूंगा। यूक्रेन ने एक स्टूडेंट की डॉर्मेट्री पे ड्रोन अटैक्स कर दिए, 42 स्टूडेंट्स इंजर हो गए, 18 माना जा रहा है स्टूडेंट्स मारे गए यहाँ पे। अब यूक्रेन का दावा है कि वो वहां पे कोई एक ड्रोन यूनिट था रशिया का, इलीट रूबिकॉन ड्रोन मिलिट्री यूनिट था स्टारोब्लिस्क के अंदर। लेकिन पुतिन ने बोला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुतिन ने बोला वहां पे बच्चे थे और अब हम कुटाई करेंगे, पुतिन ने बोल दिया। और आज वापस रशिया के एनर्जी साइट्स के ऊपर हमले हुए, वापस ब्लैक सी के पास और ऑयल टर्मिनल्स पे हमले हुए। अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट 40% रशिया की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो यूक्रेन ने अभी खत्म कर दिया मतलब टेम्पररीली ये किया है। और जेलेंस्की इसको प्राउडली शेयर भी कर रहा है उसके ट्विटर अकाउंट कि मैंने 1700 किलोमीटर डीप गया है जेलेंस्की अभी रशिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज के ऊपर। आज उसने मेटाफ्रैक्स केमिकल के ऊपर भी हमला किया है जेलेंस्की ने, यूक्रेन ने। तो दोस्तों, ये रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर बाजी थोड़ी पलटती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन ने बहुत झेला, मतलब बहुत ज्यादा सेटबैक्स देखे हैं 4 साल में, लेकिन उनकी इतनी ठुकाई हुई है कि अब यूक्रेनियों के पास कुछ है नहीं लूज करने के लिए। तो इसीलिए वो 1700 किलोमीटर अंदर घुस चुके हैं उनके ड्रोन्स। आपको 4 साल पहले यकीन भी नहीं होता था कि ये वो करने वाले हैं। अगर आपको याद है 2023 में हमें क्या बोला जाता था, रशिया ही नहीं बल्कि एनालिस्ट भी क्या बोलते थे कि अगर यूक्रेन ने रशिया के अंदर हमले किए तो रशिया न्यूक्लियर
न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी कर सकता है। अब तो 1700 किलोमीटर डीप स्ट्राइक्स कर रहा है यूक्रेन, तो पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक चैलेंज है ये। और पुतिन इसलिए न्यूक्लियर की सिग्नलिंग कर रहा है। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया, न्यूक्लियर म्यूनिशंस मिसाइल टेस्ट किए हैं, बेलारूस के साथ न्यूक्लियर ड्रिल्स किए हैं पुतिन ने। तो जब जब बैटलफील्ड पे मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है, जब जब थोड़ा सा सेटबैक होता है रशिया को, तो ये न्यूक्लियर वाला एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं वो। बट ये बहुत टफ डिसीजन होता है। ये न्यूक्लियर डेटरेंस जो है ना, इसके ऊपर ये एक क्वेश्चन मार्क आ गया है पूरे विश्व के अंदर। हालांकि ईरान को ऐसा लगता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स मिल जाएंगे तो बच जाएगा, लेकिन अगर आप वो देश देखिए ना जिनके पास है न्यूक्लियर वेपन्स, क्या न्यूक्लियर डेटरेंस काम कर रहा है? आसिम मुनीर, पाकिस्तान बोलता है सो कॉल्ड हम न्यूक्लियर पावर है, हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पास बटन नहीं है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन मान लेते हैं है, तो क्या बचा पाया ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान खुद को? कन्वेंशनल वॉर तो हुआ ना, भले छोटा हो। यहाँ तो रशिया के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो न्यूक्लियर अब डेटरेंस नहीं रहा न्यूक्लियर वेपन्स। इसलिए भारत के लिए भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एयर डिफेंस, हमारे जो पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, वहां इसीलिए एंटी ड्रोन सिस्टम्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। वैसे मैंने आपको पिछले 2-3 महीने में बहुत अपडेट्स दिए इसके बारे में। हमारे पोर्ट्स पे इस समय एंटी ड्रोन सिस्टम्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तो आप न्यूक्लियर पावर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कभी हमले नहीं होंगे। पाकिस्तान भी वैसे लेसन सीख चुका है, इसलिए वो अपना रॉकेट फोर्स बना रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगला कॉन्फ्लिक्ट जो होगा उसमें जो कन्वेंशनल स्पेस बढ़ गया अब। इसलिए आसिम मुनीर अपने हर भाषण में बोलता है देयर इज नो स्कोप फॉर कन्वेंशनल वॉर बिटवीन न्यूक्लियर पावर्स, राइट? क्योंकि वो चाहता है कि ना हो, बट उसको पता है कि अब होने वाला है। खैर, रशिया यूक्रेन की बात यहाँ चल रहा था, तो हालत खराब है बेसिकली रशिया की, और भारत के लिए अच्छी बात नहीं है दोस्तों। मैं आपको याद दिला दूं, यूक्रेन ने रशिया के ऑयल फैसिलिटीज पे 40% ऑयल रिफाइनरीज को हिट किया है, ठीक है? कभी ना कभी इसका असर देखने को मिलेगा सप्लाई पे भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को। चलो जी, बहुत होगी सीरियस बातें, अब समय है कॉमेडी टाइम का, और कॉमेडी माने पाकिस्तान। तो भाई आज कौन सा क्लिप है? आज ये वाला क्लिप हम देखेंगे जहां पे जो मोहसिन नकवी जो है वो बोलता है कि, अब आप सुन लीजिए उसने बोला क्या है। इतना खौफ हरास था जब दिल्ली में हमारे ड्रोन्स मुसलसल कई घंटे वहाँ पे घूमते रहे और उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर थे, उनके बाकी सेंसिटिव एरियाज के ऊपर थे। पाकिस्तान के ड्रोन्स दिल्ली में घूम रहे थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर घूम रहे थे, ये मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है। और डेफिनेटली उस पूरी वॉर में हमारा कहीं पे भी ये तो भाई लाहौरी चोरण। लेकिन ये वाला क्लिप और भी ज्यादा फनी है, ये वाला आप देखिए ये क्लिप। ये कुछ वहां से पाकिस्तानी को निकाले जाने की बात हुई है, पाकिस्तानी जो है अगर 23 लाख यूएई से लोगों को, पाकिस्तानियों को पकड़ पकड़ के निकाला जा रहा है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बंदे जेड़े सारे इमाम मस्जिद नहीं ना है, ठीक है, उनमें हर किस्म की वारदात ये भी हैं, वहां पे भिखारी भी हैं, हजारों के हिसाब से भिखारी हैं, और भी बड़े बड़े काबिल फख्र जो है पेशों से वो वाबस्ता हुए हुए हैं वहां पे लोग जाके। तो मैं एलेबोरेट नहीं करना चाहता। तो अगर इफ दे आर बीइंग अंदाजा हो रहा है, अगर इफ दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड तो वो उनका हक बनता है कि वो ऐसे लोगों को ट्रांसपोर्ट करें। तो ख्वाजा आसिफ खुद बोल रहा है कि सब भिखारी हैं और ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के बाहर फेंको, ठीक है? हम बिल्कुल भी नाराज नहीं है यूएई से, और फेंको ऐसे लोगों को, भिखारियों को, ठीक है? तो ये है पाकिस्तान। एक शाउट आउट है, हमारे एक सब्सक्राइबर है TNM SPC, उसने रेकमेंड किया था, आप भी एक्स पे टैग कर सकते हो, बेस्ट वंस को मैं पिक कर दूंगा। तो आज देखिए, मार्को रूबियो इस समय जो भारत के अंदर है, अब ये देखना पड़ेगा जब तक वो भारत के जमीन के अंदर हैं, क्या उनके मुंह से रिलीजियस फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम या ऐसी कोई चीज निकलेगा उनके मुंह से। अगर ऐसा कोई भाषण नहीं दिया और उनके जाने के 1-2 दिन बाद भी कभी कोई ऐसी बात अगर नहीं हुई तो फिर ठीक है, लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट निकल जाता है तो उस चीज को हम ट्रैक करेंगे। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। और बांग्लादेश को आज बहुत ज्यादा हिम्मत आ चुकी है, कंगलुओं को बहुत ज्यादा, अब उनको थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा कंगलुओं को, ठीक है? और अब जो ये नेगोशिएशन स्टार्ट होगा, अभी तो नेगोशिएशन स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे रिलेशंस डाउनफॉल में ही जा रहे हैं एक तरफ से अगर हम देखा जाए तो। और ईरान कॉन्फ्लिक्ट नो कंक्लूजन, एस्केलेशन ही हो रहा है वहां पे, अभी लग रहा है ऐसा देख के। और कहीं ना कहीं नेपाल के साथ हम हमारे रिलेशंस इंप्रूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन में कहीं नहीं जा रहा है। इनफैक्ट बाय द वे मुझे ये भी बोलना था कि मार्को रूबियो ने ये बोल दिया ना कि हम अभी रशिया यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे, पीस टॉक्स कराएंगे नहीं, ठीक है? कोई और अगर कराना चाहता
आता है तो कर लो जी, उसने तो हाथ ही उठा दिए मार्को रूबियो ने। तो अब पूरा रशिया और यूक्रेन दोनों को छोड़ दिया गया है कि जो करना है करो, आपको जो करना है करो। और जेलेंस्की अब फ्रंट फुट पे खेल रहा है, पुतिन थोड़ा बैक फुट पे आया है। और भारत का सप्लाई, यहाँ पे भारत का लिंक है दोस्तों, क्योंकि अगर जेलेंस्की ऑयल फील्ड्स पे हमला करेगा, एक समय ऐसा आएगा जब रशिया की ऑयल एक्सपोर्ट और गैस एक्सपोर्ट कैपेसिटी हिट होंगी। और ऑलरेडी ईरान का तो आपको पता ही है क्या चल रहा है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। चलिए और सुपर स्टिकर खरीद के आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये चैनल चलता है। बहुत समय लग जाता है सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, और QR कोड आपके सामने है, उस पर भी आप कंट्रीब्यूट करके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।